हेलो स्टूडेंट्स, मैं काजल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने स्टूडेंट जंक्शन में। और बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और मज़े में होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एग्जाम की डेट शीट आ गई है, तो बच्चों बिना टाइम वेस्ट किए भाई प्रिपरेशन में लग जाइए, अपना अच्छे से अच्छा एफर्ट कीजिए, बेस्ट टू बेस्ट एफर्ट कीजिए ताकि आप एक अच्छा स्कोर अचीव कर पाएं। तो आज हम लेकर आए हैं केस स्टडी का लास्ट बच्चों सेशन, जो कि है चैप्टर 8 कंट्रोलिंग का। बिजनेस स्टडी आपके दो पार्ट में डिवाइड है। पार्ट ए, तो पार्ट ए से रिलेटेड जो 8 चैप्टर्स हैं उनकी सारी केस स्टडीज आज फिनिश हो जाएंगी। तो लास्ट सेशन है आज कंट्रोलिंग का। तो चलिए बिना डिले किए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये आ गया आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं भाई क्या कहते हैं। कंट्रोलिंग तो वैसे ही इतना इंटरेस्टिंग है कि उसमें इतने कीवर्ड्स होते हैं कि आप इजीली कंट्रोलिंग को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है बच्चों आपका केस स्टडी, ठीक है। इसके जो क्वेश्चंस हैं ना वो दिए गए हैं आपकी नेक्स्ट स्लाइड पर, देख सकते हैं। पहले हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, उसके बाद केस को पढ़ेंगे। यही अप्रोच होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, list any two aspect about his business that Raghav was controlling in order to make it successful। आपको दो आस्पेक्ट के बारे में बताने हैं जो राघव कंट्रोल कर रहा है अपने बिजनेस में और उसको और ज़्यादा सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो पहली चीज़ टू आस्पेक्ट्स हैं जिसको डिस्कस किया गया, आपको बताना है। सेकंड, एक्सप्लेन ब्रीफली एनी 2 पॉइंट्स टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग फंक्शन। इन्होंने पहले ही बोल दिया कि जो कंट्रोलिंग फंक्शन होता है ना, उसके कोई 2 पॉइंट्स हैं जो उसकी क्या किसको दिखाते हैं, इम्पोर्टेंस को। मतलब कंट्रोलिंग जो फंक्शन है उसके 2 पॉइंट्स की आपको बताने हैं इम्पोर्टेंस, 2 इम्पोर्टेंस बतानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं भाई कि एक रोहित कोई होगा यहाँ, उसके द्वारा लीडरशिप अडॉप्ट की गई है, तो उस लीडरशिप का स्टाइल बताइए और एक्सप्लेन कीजिए कि उस लीडरशिप स्टाइल को क्या कहते हैं। तो चलिए पहला फोकस है 2 आस्पेक्ट्स हैं जिसको यहाँ कंसीडर किया गया है। सेकंड, रोहित के द्वारा लीडरशिप कौन सी अपनाई गई उसे बताना है। और आपके 2 इम्पोर्टेंस बतानी है, वो भी कंट्रोलिंग फंक्शन की 3 चीज़ें बतानी है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना केस स्टडी पढ़ना। क्या करेंगे बच्चों, पार्ट्स में पढ़ लेंगे। आप टिक भी लगा सकते हैं, ऐसे मार्क कर सकते हैं, और जो भी की पॉइंट्स मिलेंगे उनको हाईलाइट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राघव स्टार्टेड अ टेक अवे ईटिंग जॉइंट इन अ नियर बाय मार्केट। उसने एक मतलब टेक अवे जो होता है ईटिंग जॉइंट वो स्टार्ट किया मार्केट में, ठीक है। उसका जो बिजनेस है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा चल रहा है। ही इंश्योर्ड दैट कि फूड वॉज प्रॉपरली कुक्ड। उसने ये बोला कि जो मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है ना, उसका ये है कि फूड भाई प्रॉपरली कुक्ड होता है, जो वो फूड प्रोवाइड कर रहा है वो प्रॉपरली कुक्ड है। स्टैंडर्ड टेस्ट भी मेंटेन किया गया है। ऐसा नहीं कि आज कुछ और टेस्ट है उसी सेम डिश का, कल कुछ और है, परसों कुछ और है, ऐसा नहीं। सेम एक स्टैंडर्ड टेस्ट है जिसको वो मेंटेन कर रहा है। और पैकिंग भी बहुत अच्छे से कर रहा है इफेक्टिवली, और ऑर्डर को टाइमली एग्जीक्यूट कर रहा है। मतलब जो उसका बिजनेस जो उसने ईटिंग जॉइंट का स्टार्ट किया है वो अच्छा काम कर रहा है इन सारे रीजंस की वजह से। अब आगे चलते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली ही मैट विद एन एक्सीडेंट। भाई उसका एक्सीडेंट हो गया। अब क्या हुआ, उसको एडवाइस दी गई कि भैया आप क्या कर लो, 3 महीने का बेड रेस्ट कर लो। इन हिज एब्सेंस, उसके एब्सेंस में जो उसका कजिन रोहित है, ये है रोहित जो पूछा गया है कि कौन सी लीडरशिप स्टाइल अपनाएगी। तो रोहित क्या है, कजिन। उसको फिर बिजनेस का चार्ज दे दिया उसकी एब्सेंस में। और जब वो 3 महीने बाद बेड रेस्ट से जब आया तब उसने रिज्यूम किया काम को आफ्टर 3 मंथ्स। तो भाई उसने क्या रियलाइज़ किया, काम अच्छा हो गया या बेकार हो गया? देखते हैं क्या रियलाइज़ किया। ही रियलाइज दैट कि उनके जो क्लाइंट्स थे वो भी ड्रॉप्ड हो गए। मतलब जो क्लाइंट्स पहले थे जो आते थे विजिट करने, वो अब नहीं रहे। और जो लोग थे वो भी खुश नहीं हैं सर्विस से, सर्विस उन्हें अच्छी नहीं लगी। और क्योंकि क्वालिटी ऑफ फूड हैज़ डेटरेटेड, मतलब बहुत ही क्वालिटी बहुत गिर गई। और जो डिलीवरी टाइम था, मतलब जो टाइम टेकिंग जो लगता था एक ऑर्डर को फुलफ़िल करने में, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। जैसे अगर किसी को 10 मिनट लगते हैं तो आपने उसे 30 मिनट कर दिया, तो भाई इतना कोई वेट नहीं करता है। टाइम बढ़ गया और सर्विस नहीं अच्छी थी। और सेकेंड चीज़ ये थी कि जो क्वालिटी थी फूड की वो भी बेकार हो गई। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी बिकॉज मोस्ट ऑफ हिज प्रीवियस स्टाफ हैड लेफ्ट। उन्होंने बोला कि रीज़न जो है ना ये सारी चीज़ें होने का वो ये भी है कि कहीं सारा स्टाफ जो पहले काम करता था वो चला गया और रोहित ने अडॉप्ट किया। और एक रीज़न ये भी है कि रोहित ने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट और ऑथोराइटेटिव अप्रोच को अडॉप्ट किया उनको मैनेज करने के लिए।
एक क्वेश्चन का आंसर तो हमें यही मिल गया। अब पूछो क्या, देखो रोहित यूज टू अडॉप्ट, रोहित क्या अडॉप्ट करता था, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट ऑथोराइटेटिव अप्रोच। जब भी एक ऐसी लीडरशिप अपनाई जाती है जिसमें स्ट्रिक्टनेस है, बहुत ही ज़्यादा मतलब कहते हैं ना बिल्कुल लिबर्टी नहीं है और ऑथोराइटेटिव है, तो उस अप्रोच को क्या कहते हैं? जैसे कि बच्चों आप जानते हैं 3 लीडरशिप स्टाइल होती हैं, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लाइज़े-फेयर। तो यहाँ जो बात की जा रही है वो की जा रही है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन एंड ऑथोराइटेटिव। तो इस अप्रोच को क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। तो जो एक आंसर हमें मिल गया जो था बच्चों आपका थर्ड पॉइंट का, वो है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। ये हो गया भैया ये आंसर। अब हम बात करते हैं कि 2 पॉइंट्स ऐसे कौन से हैं जो हाईलाइट किए गए, और यहाँ यही बोल रहे हैं कि उसके जो बिजनेस के सक्सेसफुल होने के जो 2 पॉइंट्स थे वो था भाई उनका टाइमली एग्जीक्यूट करना ऑर्डर को, क्योंकि यहाँ टाइम की ही कमी थी। यहाँ जो 2 रीज़न बताए जा रहे हैं ना उसके काम को, इनका वो है कि टाइम जो होता है डिलीवरी टाइम ऑर्डर का वो बढ़ जाना, और यहाँ क्या था ऑर्डर बिल्कुल टाइम पर एग्जीक्यूट हो रहे थे। तो पहला जो बच्चों पॉइंट है एक बिजनेस का सक्सेसफुल होने का राघव का, वो है कि ऑर्डर वॉज एग्जीक्यूटेड ऑन दी टाइम। एंड द सेकेंड पॉइंट इसमें ये बोला गया कि फूड की क्वालिटी गिर गई, और यहाँ ये बोला गया कि भाई उसके टाइम पर एक जो स्टैंडर्ड टेस्ट था वो मेंटेन किया जाता था, कहीं भी उसमें कोई भी फ्लक्चुएशन पॉसिबल नहीं था। तो एक स्टैंडर्ड टेस्ट, तो सेकंड चीज़ क्या हो गई भाई, एक स्टैंडर्ड टेस्ट था जो मेंटेन होता था। तो ये 2 पॉइंट्स हैं जिसके एब्सेंस होने की वजह से रोहित के टाइम पर जो आपका काम था वो ठप हो गया। तो ये 2 पॉइंट्स हो गए बच्चों जो सक्सेसफुल बना रहे थे, और लीडरशिप स्टाइल का ये हो गया। अब आपको बताना है लास्ट जो है कि कंट्रोलिंग की भाई 2 इंपॉर्टेंस बता दीजिए। तो इंपॉर्टेंस क्या होती हैं, कंट्रोलिंग क्यों ज़रूरी है? पहली चीज़, कंट्रोलिंग हम टारगेट या स्टैंडर्ड सेट करते हैं, लेकिन वो टारगेट करेक्ट है या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है हमको ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए स्टैंडर्ड की एक्यूरेसी को जानने के लिए, जज करने के लिए कंट्रोलिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और सेकंड चीज़, एम्प्लॉयज़ को अगर आप टारगेट नहीं देंगे, उनसे डेली बेसिस पर अपने मनचाहे ढंग से काम कराते रहेंगे तो वो मोटिवेट नहीं होंगे। आप उन्हें एक स्टैंडर्ड सेट करके दीजिए कि भाई आपको इतना काम करना है, अगर आप इससे अबव काम करते हैं तो आपको हायर पे किया जाएगा। तो भाई इसमें क्या वो मोटिवेट होते हैं। तो एक कंट्रोलिंग इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि कंट्रोलिंग क्या करती है, एम्प्लॉयज़ के मोटिवेशन को इम्प्रूव करती है। तो ये 2 इंपॉर्टेंस हैं जो यहाँ कंट्रोलिंग की हाईलाइट हो रही हैं। ठीक है, देख लीजिए, स्टैंडर्ड टेस्ट, टाइम पर एग्जीक्यूट करना, एक्यूरेसी, और कौन सी स्टाइल थी, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। कितना इजी था क्वेश्चन। अब हम आ गए 10th क्वेश्चन पर, लेकिन अब हमें क्या करना है भाई, केस स्टडी रीड नहीं करना है, उससे पहले क्वेश्चन को रीड करना है। तो देखते हैं क्या बोल रहे हैं ये। आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल अडॉप्टेड बाय द कंपनी। आपको पहली चीज़ ये बताना है कि कौन सा ऐसा प्रिंसिपल मैनेजमेंट का है, कंट्रोल का, जो उसको अडॉप्ट किया गया है। और सेकंड, स्टेट द बिलीफ अंडरलाइंग दिस प्रिंसिपल, और लिस्ट एनी 2 वैल्यूज़। आपको 2 वैल्यूज़ बतानी है जो यहाँ कंपनी कम्युनिकेट कर रही है सोसाइटी को। ऐसा जो एक कंपनी रन कर रही है वो सोसाइटी के लिए क्या कर रही है, तो वो 2 वैल्यूज़ बता दीजिए और एक प्रिंसिपल बताइए कंट्रोल जो होता है उसका। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपने केस स्टडी के साथ, पढ़ते हैं। सौराष्ट्र इज़ अ कंपनी इन्वॉल्व इन एक्सपोर्ट ऑफ इंडिजीनियस फूड प्रोडक्ट लाइक चटनी एंड पिकल। सौराष्ट्र एक कंपनी है स्वदेशी, ठीक है, जो क्या करती है, जो स्वदेशी मतलब हमारे देश के जो फूड मतलब खाना होता है उसको एक्सपोर्ट करती है। जैसे क्या, चटनी है, अचार है, ये सारी चीज़ें हमारे देश में बन रही हैं, उनको एक्सपोर्ट करना दूसरे देशों को। ठीक है, इट हैज़ टाइड अप विद अ स्मॉल फार्मर। और उसने क्या किया है भाई, अचार वगैरह बनाने के लिए आपको सब्जियां भी चाहिए होती हैं, तो उन्होंने जो छोटे छोटे गांव के किसान हैं उनसे टाई अप कर लिया है। क्यों, इन वेरियस स्टेट, कई सारे राज्यों में, जो क्या करेंगे, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोवाइड करेंगे। मतलब आपके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उसके बाद आप उन्हें एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग होने के लिए भाई एक अचार बना रहे हो, मुरब्बा बना रहे हो, तो उसके लिए फल और सब्जियों की ज़रूरत है। तो उन फल और सब्जियों को कौन सप्लाई कर रहा है, स्मॉल फार्मर। गाँव के छोटे छोटे किसानों से आपने टाई अप कर लिया कि भाई हमें फ्रूट और मतलब वेजिटेबल सप्लाई कीजिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इन दिस वे इट हेल्प्स, भाई इस तरीके से क्या है, एक स्मॉल जो फार्मर हैं, छोटे छोटे किसान हैं, उनकी मदद भी हो रही है और प्लस वो सेल भी कर पा रहे हैं अपने प्रोडक्ट को रीजनेबल रेट पर। तो द कंपनी फॉलो अ प्रैक्टिस वेयर ओनली सिग्निफिकेंट डेविएशन फ्रॉम अ बजट
आर ब्रॉट टू अटेंशन ऑफ मैनेजमेंट। इसमें ये बोल रहे हैं कि कंपनी के द्वारा एक ऐसी प्रैक्टिस फॉलो की जा रही है। अब कौन सी प्रैक्टिस है? जहाँ भी बात हो रही है प्रैक्टिस की या कोई काम अडॉप्ट करने की, एक सिस्टम की या गाइडलाइंस की, वहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रिंसिपल। तो यहाँ क्या पूछा जा रहा था आपसे क्वेश्चन से कि भाई मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल बता दीजिए जो फॉलो हो रहा है। तो भाई यहाँ से हमें मिलेगा अपना प्रिंसिपल। वेयर ओनली सिग्निफिकेंट डेविएशन फ्रॉम बजट आर ब्रॉट टू अटेंशन ऑफ मैनेजमेंट। मतलब क्या है कि एक ऐसी प्रैक्टिस है जहाँ केवल जो ज़रूरी डेविएशन है, ये नहीं कि हर चीज़ में आपने स्टैंडर्ड सेट किया और थोड़ा सा अंतर आ गया एक्चुअल से, एक्चुअल जो चीज़ें थी वो उतना अचीव नहीं कर पाए, थोड़ा भी डेविएशन दिखा भाई मैनेजमेंट को रिपोर्ट कर दिया कि ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। तो भाई इस तरीके से आप क्या कर रहे हैं? बर्डन काम का बढ़ा रहे हैं, प्रेशर भी बढ़ा रहे हैं। हर ज़रूरी नहीं है कि जो आप टारगेट अचीव करें वो कम्प्लीटली अचीव हो, कुछ ना कुछ डेविएशन हो जाता है तो आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ यही बोल रहे हैं जो सिर्फ ज़रूरी है, जो ज़्यादा इम्पेक्ट कर सकता है, ओनली उन डेविएशन को कंसीडर करता है मैनेजमेंट। और डिग्री ऑफ डेविएशन, कितना डेविएशन अलाउ होगा, वो अलग अलग कैटेगरीज में वेल डिफाइंड है, पहले से ही पता है कि कितना एक्सेप्टेबल रेंज में और कितना अनएक्सेप्टेबल है। ठीक है, एलोंग विद द एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट वो रिस्पॉन्ड करते हैं डेविएशन इन क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल बता रहे हैं कि एक डेविएशन मान लीजिए 20,000 का आया या उससे ज़्यादा का आया परचेस कॉस्ट में। इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, मान लीजिए जो आप परचेस कॉस्ट आती है आपकी, वो अगर 20,000 या 20,000 से ज़्यादा है, तब तो आप जो डिपार्टमेंट मैनेजर है उस परचेस का, उसको रिपोर्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं। मतलब मैनेजमेंट की निगाह में जब चीज़ें डाली जाएंगी जब वो डेविएशन एक्सेप्टेबल रेंज में नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो आप रिपोर्ट मत कीजिए, थोड़ा बहुत डिफरेंस चलता है। अगर आप हर चीज़ सोचेंगे कंट्रोल करूँ कि नहीं 10 सोचा है तो 10 ही आना चाहिए, 1000 सोचा है तो 1000 ही आना चाहिए, थोड़ा भी डिफरेंस नहीं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जिसमें ये बोला जाता है कि अगर आप सब कुछ कंट्रोल करने पर जाएंगे ना तो आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे? तो याद कीजिए बच्चों, कौन सा मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है? दो तरीके होते हैं डेविएशन को एनालाइज करने के, जो मैंने आपको बताए थे। एक होता है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और दूसरा होता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। तो यहाँ जहाँ बोला जाता है कि आप हर चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते, कुछ डेविएशंस को इग्नोर कीजिए और जो सिर्फ ज़रूरी हैं उन्हीं को कंसीडर कीजिए, इसे बोलते हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, जिसमें हर जगह को, हर आने वाले डेविएशन को कंसीडर नहीं किया जाता है। जो ज़रूरी होते हैं, जो आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस को बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकते हैं, सिर्फ उनको कंसीडर करके मैनेजमेंट को रिपोर्ट किया जाता है। तो बच्चों यहाँ जो प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है वो कहाँ से पता चला मुझे? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मतलब क्या उनकी प्रणाली है, काम करने का क्या तरीका है, तो वो बताते हैं प्रिंसिपल। तो यहाँ आ गया कौन सा प्रिंसिपल है भाई? मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, ये हो गया। और दूसरी चीज़ क्या पूछी गई थी कि सोसाइटी के लिए ऐसी कौन सी 2 वैल्यूज़ हैं जो आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो भाई आपने एक चीज़ नोटिस की, ये जो स्मॉल फार्मर्स हैं, छोटे छोटे किसान हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं, ये देखा, और उनके लिए काम कर रहे हैं, वो किसका पार्ट है? सोसाइटी का। गांव में जो किसान हैं उनसे टाई अप कर रहे हैं, उनसे सप्लाई ले रहे हैं रॉ मटेरियल की, तो भैया आप उनकी मदद कर रहे हैं। तो यहाँ जो आ रहा है वो आ रहा है सोसाइटी के लिए जो वैल्यूज़ कम्युनिकेट की जा रही हैं वो है रूरल डेवलपमेंट, क्योंकि आप गांव का डेवलपमेंट कर रहे हैं इस तरीके से। और दूसरी जो वैल्यू आ रही है, आप देखो यहाँ हमने फार्मर की बात की, यहाँ हमने ये बोला कि डेविएशन अगर थोड़ा सा कम होगा तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, अगर इससे ज़्यादा होगा तो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा डिपार्टमेंट को। मतलब यहाँ जो एक चीज़ नज़र आ रही है वो ये दिखा रहे हैं कि डेविएशन कम है तो ठीक, एक्सेप्टेबल रेंज से बाहर है तो रिपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप डेविएशन को एनालिसिस करते रहिए कि व्हाट विच इज़ एक्सेप्टेबल एंड विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो यहाँ जो दूसरी वैल्यू आ रही है वो जो कम्युनिकेट की जा रही है सोसाइटी का, वो है कि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, ये 2 वैल्यूज़ हो गई और प्रिंसिपल हो गया हमारा मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये भी केस स्टडी है, आगे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, पढ़िए। आइडेंटिफाई दी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। वही इतने टाइम से मैनेजमेंट के फंक्शन पढ़े, चुटकियों में पता कर लेंगे हम तो पहले मैं बताने हैं फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। एक चीज़ नोटिस की, फंक्शन नहीं, फंक्शंस, मतलब एक से ज़्यादा हैं। ठीक है, स्टेट द 2 स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ ईच फंक्शन डिस्कस इन अबव पैराग्राफ। जो ऊपर आप जो पैरा पढ़ेंगे उसमें जो भी फंक्शंस आइडेंटिफाई करेंगे
उनके आपको 2 स्टेप्स बताने हैं, हर फंक्शन के 2 स्टेप्स। थर्ड, लिस्ट एनी 2 वैल्यूज़, वही सेम चीज़ कि जो कंपनी कम्युनिकेट कर रही है सोसाइटी को उसमें 2 वैल्यूज़ हैं, वो भी आपको बतानी है। ये तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने केस स्टडी से। क्या कह रही है भाई केस स्टडी? आ कंपनी वॉज मैन्युफैक्चरिंग LED बल्ब। भाई ये कंपनी है जो LED बल्ब बनाती है, ठीक है, जिसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। इट वॉज फाउंड दैट, ये पाया गया कि 300 बल्ब बनाने का जो टारगेट है एक दिन का, एक दिन में 300 बल्ब बनाने हैं, वो पूरा नहीं हो पाया एम्प्लॉय से। ऑन एनालिसिस, जब एनालिसिस किया गया तो ये पाया गया कि वर्कर्स का फॉल्ट नहीं है। तो फॉल्ट किसका है? ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी फेलियर और शॉर्टेज ऑफ वर्कर, मतलब बिजली चली गई और जो वर्कर्स की शॉर्टेज है, वर्कर्स उतने नहीं हैं, इस वजह से कंपनी एबल नहीं हो पाई है जो उसने टारगेट सेट किया है उसको अचीव करने में। मतलब यहाँ टारगेट भी सेट किया गया, उसमें एक्चुअल जो परफॉर्मेंस आई उसको मेज़र किया गया, तब पाया गया कि भाई इन्होंने टारगेट अचीव नहीं किया है और डेविएशन आ रहा है। और डेविएशन क्यों आ रहा है इसको भी एनालिसिस किया कि भाई वर्कर्स का फॉल्ट नहीं है, नंबर ऑफ वर्कर्स कम है और इलेक्ट्रिसिटी फेलियर है। तो ये रीज़न है जिसकी वजह से वो टारगेट अचीव नहीं हो पाया। तो हम ये काम किस में करते हैं? टारगेट सेट करना, मेज़र करना, डेविएशन निकालना किस में करते हैं? कंट्रोलिंग में। तो पहला जो फंक्शन है वो क्या है? कंट्रोलिंग। बच्चों जहाँ भी आपको टारगेट, डेविएशन, इस टाइप के स्टैंडर्ड ऐसे वर्ड्स दिख जाए ना, समझ जाना वहाँ बात हो रही है कंट्रोलिंग की। दूसरी चीज़, अब डिमांड को इंक्रीज़ करना है और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो कंपनी ने ये असेस किया कि अब हमें ये पता चल गया कि भाई 88 एडिशनल वर्कर्स की ज़रूरत है, कंप्लीटली 88 वर्कर्स और चाहिए, जिसमें 8 होंगे जो हेड बनेंगे, बाकी 80 बचे। उसमें से हर डिपार्टमेंट में जो 8 डिपार्टमेंट बनने हैं, हर डिपार्टमेंट में कितने होंगे? 10-10। तो 8 डिपार्टमेंट में 10-10 लोग होंगे, कितना होगा? 80, और 8 क्या होगा उनके हेड। तो इस तरीके से टोटल कितने होगा? 88। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस क्या होंगी वो भी बता दी गई हैं कि क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। और ये डिसाइड किया गया कि कुछ रिलैक्सेशन होगा, वो भी दिया जाएगा एनकरेज करने के लिए वुमेन को। थोड़ा बहुत कंसेशन, थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन देंगे जिसमें वुमेन को एनकरेज किया जाए। और जो लोग हैं बैकवर्ड सोसाइटी से, रूरल एरिया से, उनको भी लाया जाए। स्पेशल एबिलिटीज़ है, मतलब कुछ स्पेशल एबिलिटीज़ हैं, उन लोगों को लाया जाए ऑर्गेनाइजेशन में। ये हम कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये जो आपने ये पॉइंट देखा ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, उसमें सोसाइटी के लिए कुछ किया गया है। तो मतलब ये है कि सोसाइटी के जो वैल्यूज़ हमें पता करनी है वो हमें यहीं मिलेंगी, ठीक है। आगे चलते हैं। ये सारे जो एफर्ट्स किए गए वो इसीलिए किए गए कि जो एप्लीकेंट की एबिलिटी है और जो नेचर ऑफ वर्क है वो पूरी तरीके से दोनों मिल पाएँ, बराबर हो। तो चलिए अब बताइए क्या होगा इसका आंसर। फंक्शंस पूछे गए थे, एक से ज़्यादा। एक फंक्शन तो पता चल गया, कंट्रोलिंग। दूसरा, यहाँ तक बच्चों कंट्रोलिंग पता चला। अब आपने आगे देखा कि कंपनी ने 88 एडिशनल वर्कर्स की ज़रूरत है ये बोला, और ये बोला कि उनको हायर करना पड़ेगा, और कैसे कैसे डिवाइड किया वो भी बता दिया। तो जब आप हायर करते हैं, नए लोगों को रिक्रूट करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्टाफिंग। जब भी नए किसी वर्कर को या किसी भी पर्सन को आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में हायर कर रहे हैं, तो जो फंक्शंस पूछे गए वो क्या हो गए? कंट्रोलिंग और स्टाफिंग। दूसरा क्वेश्चन क्या था भाई? जब फंक्शन पता कर लिया, अब क्या बताने? ईच फंक्शन, हर फंक्शन के 2 स्टेप्स। पहला, स्टाफिंग में क्या आता है? मैन पावर रिक्वायरमेंट कितनी है उसको पहले एस्टिमेट करिए, एस्टिमेटिंग दी मैन पावर रिक्वायरमेंट। और जब आपको पता चल जाए कि कितने लोगों की ज़रूरत है, आगे क्या करेंगे? रिक्रूटमेंट। तो ये हो गए 2 स्टेप जो पूछे गए स्टाफिंग के। अब सेकंड, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में क्या होता है? स्टैंडर्ड सेट कीजिए, सेटिंग दी स्टैंडर्ड। सेकंड वन, एक्चुअल जो परफॉर्मेंसेस को मेज़र कीजिए। थर्ड है आप उनको कंपैरिजन कीजिए। तो ये स्टेप्स किसके हो गए? कंट्रोलिंग के। और अगर हम बात करें कि अब ये ख़त्म हो गया, अब तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि सोसाइटीज़ को क्या वैल्यू कम्युनिकेट कर रहे हैं? तो भाई सोसाइटी को ये वैल्यू कम्युनिकेट कर रहे हैं कि एक तो वुमेन को एनकरेज कर रहे हैं, और दूसरी चीज़ जो बैकवर्ड या रूरल एरिया से हैं या स्पेशल एबिलिटीज़ से साथ जो पर्सन है उनको भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में पोजीशन दे रहे हैं। यहाँ जो 2 वैल्यूज़ कंपनी के थ्रू कम्युनिकेट की जा रही है वो है एक तो वुमेन एम्पावरमेंट, और दूसरी चीज़ क्या है? आप बहुत ज़्यादा काइंड हैं, मतलब दयालु हैं, जो आप बैकवर्ड एरियाज स्पेशल एबिलिटीज़ पीपल को अपने ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट करने का मौका दे रहे हैं। तो वुमेन एम्पावरमेंट और सेकेंड वन इज़ काइंडनेस।
ये होगा इसके। अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर। विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हैज़ बीन इग्नोर हेयर। यहाँ भाई ये नहीं कह रहे हैं कि उसको अपनाया गया, ये बोला गया ऐसा कौन सा फंक्शन था जो यहाँ इम्प्लीमेंट होना चाहिए था। और सेकंड चीज़, स्टेप्स बताइए जो अंडरटेक करने चाहिए आपको उस फंक्शन को या उस सिचुएशन को स्पेसिफाई करने के लिए। तो दो चीज़ें, एक तो एक फंक्शन है जो यहाँ इग्नोर किया गया है, और जो इग्नोर किया गया है उसी फंक्शन का कोई एक ऐसा स्टेप है जो आपको यहाँ इम्प्लीमेंट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपनी सिचुएशन से, जो वह सिचुएशन है उससे बाहर निकलने के लिए। तो चलिए अब केस स्टडी को पढ़ना स्टार्ट करें। मतलब पहला फोकस किस पे होना चाहिए बच्चों? फंक्शन पर। पॉलीकॉन लिमिटेड एक फर्म है जो पेपर बैग्स बनाती है उड़ीसा में। उन्होंने फीमेल वर्कर्स हैं उनको एम्प्लॉयमेंट दिया है, और पेपर बैग्स किससे बना रहे हैं? रिसाइकल पेपर से। एंड देयर आफ्टर वो उनको क्या करते हैं? सेल करते हैं। पहले पेपर बैग बनाए, दूसरे फीमेल वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट दिया, तीसरा रिसाइकिल पेपर से बनाए जा रहे हैं, चौथी चीज़ ये है कि वो उन्हें सेल भी कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक रेट्स पर। आगे क्या हुआ? 1 महीने बाद उनके जो कस्टमर्स हैं वो काफ़ी कंप्लेंट्स करने लगे जो उन्हें रिसीव हुई यूज़र से कि भाई जो ये पेपर बैग आप सेल कर रहे हैं ना, ये मैनेज नहीं कर पा रहा है हैवी वेट को, मतलब उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है, उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है, वो हैवी वेट बिल्कुल भी कैरी करने में, मैनेज करने में एबल नहीं है, और इजीली फट जाता है, बहुत जल्दी फट जाता है। तो अब आप बताइए इसमें ऐसा कौन सा फंक्शन था? भाई काम तो अच्छा किया कि पेपर बैग बनाएंगे, प्लास्टिक बैग को अवॉइड करेंगे, दूसरी चीज़ रिसाइकिल पेपर से बनाएंगे, लेकिन आपने सारी चीज़ें अच्छी की, फीमेल्स को एम्प्लॉयमेंट भी दिया, लेकिन यहाँ जो गड़बड़ थी ना बच्चों वो ये थी कि इन्होंने कंट्रोलिंग नहीं किया। टारगेट्स को सेट करना, एक कहते हैं ना चीज़ों को एक्यूरेटली मेज़र करना, मॉनिटरिंग करना कि आपने बना लिया ये काफ़ी नहीं है भाई, उसको यूज़ करके आप खुद से देखो कि इसकी क्या ड्यूरेबिलिटी है, क्या इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, क्या ये हैवी वेट कैरी करने में एबल है नहीं है। तो ये आप खुद से करो तभी तो आप कस्टमर को प्रोवाइड करेंगे। पहले आपको अपने प्रोडक्ट का खुद यूज़र बनना पड़ता है। तो यहाँ जो फंक्शन बच्चों मिसिंग था या इग्नोर किया गया वो था कंट्रोलिंग, क्योंकि आपने यहाँ मॉनिटरिंग नहीं किया और चीज़ों को प्रॉपरली यूज़ कर या इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो जो लैक है वो है कंट्रोलिंग का, और कंट्रोलिंग ही फंक्शन है जिसका एक स्टेप जो आपको यहाँ लेने की ज़रूरत है। भाई जब आप सेल करने लगे, कस्टमर्स की काफ़ी ज़्यादा कंप्लेन आने लगी, तो उन कस्टमर को रिजॉल्व करने के लिए और ये कंप्लेन दोबारा ना आए तो आप क्या कौन सा स्टेप लेंगे फंक्शन का? बताइए। यहाँ आपको भी ज़रूरत है टेकिंग करेक्टिव एक्शंस, मतलब जो एक्शन सही हैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन एक्शंस को लेंगे। तो यहाँ बच्चों जो स्टेप आएगा वो आएगा टेकिंग करेक्टिव एक्शन। यहाँ ज़रूरत है इस एक्शन को लेने की। तो ये थे बच्चों आपका क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप ये देखिए कि कैसे हमने केस स्टडी स्टार्ट की फ्रॉम दी फर्स्ट चैप्टर टू चैप्टर 8। आज बिल्कुल हमारा केस स्टडी सीरीज़ बिल्कुल फिनिश हो गया। काफ़ी सारे क्वेश्चंस बच्चों आपको कराए हैं, इसी अप्रोच के साथ कराएं कि शायद बच्चों आप लोग समझ जाएं, आप लोग उस चीज़ को प्रैक्टिस कीजिए, आपको समझ में आने चाहिए। तो जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे बीएसटी में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो ज़रूरी है कि आप अपना केस स्टडी क्वेश्चंस लगाइए। पार्ट 1 की सारी केस स्टडीज़ करा दी गई हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, आप बाकी जो चैप्टर्स हैं उनकी केस स्टडीज़ के जो सेशंस हैं उनको भी एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कुछ सरप्राइज़ है, बिल्कुल भी मिस मत करना। नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगी उसको प्लीज़ ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम के कई सारे सॉल्यूशन उसमें प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक कि हम हमारे चैनल पर आना ना भूलिए। वेयर लर्निंग नेवर स्टॉप। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए और अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में हेल्प के लिए आप हमारे चैनल को क्या करेंगे बच्चों? सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।